जब बेल का दरवाजा बंद होता है तब अक्सर कोर्ट रूम के अंदर कहानी और तेज हो जाती है और एग्जैक्टली वही इस वक्त शर्जिल इमाम और उमर खालिद के केस में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बेल नहीं मिली, लेकिन दिल्ली के करकरडूमा कोर्ट्स में उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे या नहीं, इस पर आर्ग्यूमेंट फुल स्पीड पे चल रही है। एक तरफ जेल की दीवारें हैं और दूसरी तरफ कोर्ट के अंदर है एलिगेशन को तोड़ तोड़ कर एग्जामिन किया जा रहा है। ये सिर्फ एक हियरिंग नहीं बल्कि पूरे लार्जर कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव का स्ट्रेस टेस्ट है। इस हियरिंग का माहौल काफी इंटेंस भी हो गया क्योंकि शर्जिल इमाम की तरफ से पहली बार कुछ नए सबमिशंस रखे गए हैं। तो वो सबमिशंस क्या है, चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब रिसेंटली करकरडूमा कोर्ट्स में शर्जिल इमाम ने एक क्लियर और कैटेगोरिकल स्टैंड लिया है। कोर्ट के सामने उन्होंने ये एलिगेशन डिनाई किया कि उमर खालिद उनके मेंटोर थे या फिर 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स के लिए दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन था। डिफेंस का कहना है कि जो रिलेशनशिप दिल्ली पुलिस प्रोजेक्ट कर रही है वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। एडवोकेट तालिब मुस्तफा ने एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपाई के सामने शर्जिल इमाम का पक्ष रखते हुए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का विरोध किया और प्रोसिक्यूशन के पूरे केस की फाउंडेशन को चैलेंज कर दिया। अब डिफेंस का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट कॉन्स्पिरेसी के लॉ पर टिका हुआ है। एडवोकेट मुस्तफा ने कोर्ट को बताया कि टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्पिरेसी इट इज नेसेसरी टू शो एन अग्रीमेंट बट दे हैव फेल्ड टू शो एनी अग्रीमेंट। ये एक सिंपल लाइन नहीं था। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लॉ के हिसाब से अग्रीमेंट सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है और अगर अग्रीमेंट प्रूव नहीं होता तो कॉन्स्पिरेसी का स्ट्रक्चर खुद ब खुद हिल जाता है। अब डिफेंस का कहना है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ प्रॉक्सिमिटी और अजम्पशंस के बेसिस पर कॉन्स्पिरेसी का नैरेटिव बना रही है। शर्जिल इमाम के जेएनयू ईयर्स को लेकर भी डिफेंस ने एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन दिया। एडवोकेट मुस्तफा ने कहा कि शर्जिल इमाम ने अपने 5 इयर्स एट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दौरान उमर खालिद से कभी बात ही नहीं की। डिफेंस ने ये भी रिजेक्ट किया कि उमर खालिद ने शर्जिल इमाम को कभी इंस्ट्रक्ट या मेंटोर किया हो। कोर्ट में ये कहा गया कि इन माई 5 years एट JNU आई नेवर स्पोक टू उमर खालिद। आई डोंट नो व्हाट कोऑर्डिनेशन दे आर टॉकिंग अबाउट। अब डिफेंस के मुताबिक अगर इंटरैक्शन ही नहीं तो मेंटोरशिप और कोऑर्डिनेशन जैसे क्लेम्स का सवाल ही नहीं उठता है। इस केस का एक सेंट्रल पिलर है CAA प्रोटेस्ट के दौरान शर्जिल इमाम के स्पीचेस। अब प्रोसिक्यूशन का कहना है कि ये स्पीचेस वायलेंस और राइट्स के ग्राउंड वर्क थे, लेकिन डिफेंस का बिल्कुल अपोजिट स्टैंड है। एडवोकेट मुस्तफा ने कोर्ट के सामने कहा कि देयर इज नो डिस्कशन ऑफ एनी वायलेंस इन एनी ऑफ माई मीटिंग्स। इन फैक्ट आई हैव टॉक्ड अबाउट नॉन वायलेंस। डिफेंस का कहना है कि इमाम ने कंसिस्टेंटली नॉन वायलेंस एडवोकेट किया है और उनका अप्रोच पीसफुल डिसेंट का था, ना कि वायलेंट मोबिलाइजेशन का। अब केस FIR 59 ऑफ 2020 से जुड़ा हुआ है जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने रजिस्टर की थी। इस FIR के तहत IPC के मल्टीपल सेक्शंस के साथ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 लगाया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये दोनों सिर्फ पार्टिसिपेंट्स नहीं बल्कि प्लानर्स और आर्किटेक्ट्स थे। इसी एलिगेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ऑफ जस्टिस अरविंद कुमार और NV अंजारिया ने मंडे को शर्जिल इमाम और उमर खालिद को बेल देने से इनकार कर दिया था। एपेक्स कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि उनका रोल एपिसोडिक नहीं था बल्कि आर्किटेक्चरल था। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रोसिक्यूशन के मटेरियल को क्यूमुलेटिवली देखने पर ये रीजनेबल ग्राउंड्स बनते हैं कि एक्यूजेशंस प्राइमा फसाई ट्रू है, जो सेक्शन 43D सबसेक्शन 5 UAPA के अंदर बेल के अगेंस्ट एक स्टैट्यूटरी एम्बार्गो क्रिएट करता है। अब डिले इन ट्रायल के इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया था। कोर्ट ने कहा था द अप्रोप्रिएट जुडिशियल रिस्पॉन्स इज टू एंश्योर प्रायोरिटाइजेशन एंड एक्सपीडाइजेशन, नॉट टू ग्रांट बेल इन डिसरिगार्ड ऑफ द स्टैट्यूटरी मैंडेट। इसका मतलब ये था कि सिर्फ इसलिए बेल नहीं दी जा सकती क्योंकि ट्रायल स्लो चल रहा है। कोर्ट के मुताबिक सोल्यूशन बेल नहीं बल्कि ट्रायल को फास्ट और प्रायोरिटाइज्ड बनाना है। इसी कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि प्रोसीडिंग्स को रीजनेबल एक्सपीडाइजेशन के साथ आगे बढ़ाया जाए। इसी बैकड्रॉप में करकरडूमा कोर्ट्स में शर्जिल इमाम के आर्ग्यूमेंट्स और ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। डिफेंस ने उमर खालिद के साथ अलेज्ड मीटिंग्स पर भी क्लैरिटी दी। एडवोकेट मुस्तफा ने कहा कि देयर इज ओनली वन मीटिंग इन विच उमर एंड आई आर सीन टुगेदर, बट इवन द विटनेस स्टेटमेंट फ्रॉम दैट मीटिंग शोज दैट देयर वाज नो डिस्कशन ऑफ वायलेंस। डिफेंस का कहना है कि एक मीटिंग भी बिना वायलेंट डिस्कशन के कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ नहीं हो सकती। इसी बीच शर्जिल इमाम ने अपने डिफेंस में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट लिया। पहली बार उन्होंने कोर्ट के सामने स्टैंड लिया कि उन्होंने CAA प्रोटेस्ट से खुद को जनवरी 2, 2020 तक अलग कर लिया था। डिफेंस का कहना है कि कई को अक्यूज ने इमाम से खुद ही कहा था कि उनकी स्पीचेस मूवमेंट को कम्युनल कलर दे रही है और इससे मूवमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट में ये सबमिशन दिया गया कि द अक्यूज्ड थॉट दैट द प्रोटेस्ट वाज टर्निंग कम्युनल एंड that I was the most renowned figure among them who was giving it that color. So I withdrew from the movement.
डिफेंस का लॉजिक ये है कि अगर शर्जिल इमाम फरवरी 2020 से पहले ही मूवमेंट से दूर हो चुके हैं तो राइट्स की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में उनका रोल कैसे हो सकता है। एडवोकेट मुस्तफ़ा ने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक भी शर्जिल इमाम का अलिस्ट रोल सिर्फ दिसंबर 2019 तक लिमिटेड है, जबकि राइट्स फरवरी 2020 में हुए। डिफेंस के मुताबिक ये टाइमलाइन गैप कंस्पिरेसी के एलिगेशन को लॉजिकली वीक करता है। पैम्पलेट्स ड्राफ्ट करना, शाहीन बाग और जामिया जैसे प्रोटेस्ट साइट पर बोलना या स्पीकर्स कोऑर्डिनेट करना, इन सबको डिफेंस ने कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड डिसेंट के दायरे में रखा। एडवोकेट मुस्तफ़ा ने कोर्ट के सामने ये आर्ग्यू किया कि इवन अगर प्रोसिक्यूशन के एलिगेशंस मान भी लिए जाए तो भी ये एक्ट यूएपीए के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं करता। व्हाट्सएप ग्रुप्स के इशू पर भी डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के केस को चैलेंज किया। प्रोसिक्यूशन का क्लेम है कि दिल्ली पुलिस सपोर्ट ग्रुप के थ्रू चक्का जाम और मोबिलाइजेशन कोऑर्डिनेशन हुआ है। डिफेंस का कहना है कि शर्जिल इमाम इस ग्रुप का हिस्सा ही नहीं थे। उन्होंने सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जामिया नाम का एक ग्रुप बनाया था जो पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए था। ट्रंप विजिट एंगल पर भी डिफेंस ने प्रोसिक्यूशन के नैरेटिव को काउंटर किया। डिफेंस का कहना है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फरवरी 2020 विजिट शेड्यूल पब्लिक होने से पहले ही शर्जिल इमाम जनवरी 28 को अरेस्ट हो चुके थे। कोर्ट में ये सबमिशन दिया गया कि बाय द टाइम द डायरेक्शन ऑफ द प्रोटेस्ट अलेजेडली चेंज, आई वाज ऑलरेडी इन कस्टडी। अब इस केस में टोटल 18 अक्यूज्ड है, जिनमें ताहिर, हुसैन, खालिद, सैफी, इशरात जहां, मिरान, हैदर, शिफाउर रहमान, आसिफ इकबाल तना, शदाब अहमद, तस्लीम अहमद, सलीम मलिक, मोहम्मद सलीम खान, अथर खान, सफूरा जरगार, देवांगना कलिता, फैजान खान और नताशा नरवाल जैसे नाम शामिल है। इनमें से कई अक्यूज्ड को अलग अलग स्टेजेस पर बेल मिल चुकी है। सफूरा जरगार को जून 2020 में प्रेगनेंसी के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर बेल दे दी गई थी, जबकि जून 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को मेरिट्स पर बेल ग्रांट की थी। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था। कोर्ट ने 5 को अक्यूज्ड गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शदाब अहमद को भी बेल दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि उनके अगेंस्ट एलिगेशन सब्सिडियरी नेचर के हैं और उनकी कंटिन्यूड इनकासरेशन फेयर ट्रायल के लिए इंडिस्पेंसेबल नहीं दिखाई देती। पर इस पूरे केस का स्केल सिर्फ लीगल नहीं बल्कि पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स में 53 लोगों की जान गई, हंड्रेड्स इंजर्ड हुए और अब ये केस एक टेस्ट बन चुका है कि एंटी टेरर लॉज को डिसेंट के कंटेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया जाता है। अब जब शर्जिल इमाम के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो चुके हैं, अगले हफ्ते बाकी अक्यूज्ड के आर्ग्यूमेंट्स शुरू होंगे। पर व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।